हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 2। चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ रहे थे, पार्ट 2 स्टडी करेंगे आज चैप्टर फर्स्ट का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट क्लास में हमने केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ा था। इन दोनों के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। तो हम अब केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम लास्ट क्लास में पढ़ने वाले थे। अब पढ़ेंगे इसके बारे में और इसके फर्दर जो पार्ट्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं इसको कर लेती हूँ थोड़ा सा जूम, ताकि आपको साफ दिखाई दे जाए। सो गाइज, हियर वी गो that multiple substances react to form a new compound with new properties। केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? जब दो सब्सटेंसेज, दो या मल्टीपल कहा गया है, यानी कि दो से ज़्यादा भी सब्सटेंसेज एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती है और न्यू कंपाउंड्स फॉर्म करती है विद न्यू प्रॉपर्टीज़। यानी कि सब्सटेंस ए जब बी के साथ रिएक्ट करे और फॉर्म करे सब्सटेंस सी, तो यहाँ पे देखिए ए और बी रिएक्ट किए और तीसरा नया सब्सटेंस उन्होंने फॉर्म किया, दैट इज़ सी, और जिसमें कि न्यू ही प्रॉपर्टीज़ है, अलग ही प्रॉपर्टीज़ है। सो इसे हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट एग्जांपल है हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि कॉपर वायर को जलाना प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर के प्रेजेंस में। देखिए क्या होगा अगर हम कॉपर वायर को जलाते हैं एयर के प्रेजेंस में। कॉपर वायर हो गया हमारा Cu, और एयर के प्रेजेंस यानी कि एयर में O2 होगा। Cu प्लस O2 दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? CuO। ये दोनों मिलकर हमें देते हैं CuO, यानी कि कॉपर ऑक्साइड। जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, यानी फर्स्ट सब्सटेंस जब सेकंड सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो तीसरी नई सब्सटेंस बना रहा है CuO, जिसकी न्यू प्रॉपर्टीज़ है, जिनकी अलग ही प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो ये हो गया एक केमिकल रिएक्शन। अब दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। मैग्नीशियम रिबन इज़ यूजुअली क्लीन Magnesium ribbon is usually cleaned before burning in air, as it has a coating of magnesium oxide due to a chemical reaction. This hinders the process of burning। यानी कि मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो उससे जलाने से पहले हम यूजुअली उसे पहले क्लीन करते हैं। क्योंकि क्लीन करते हैं इसलिए करते हैं क्योंकि वो जो मैग्नीशियम रिबन होता है, मैग्नीशियम जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर फॉर्म कर लेता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर फॉर्म कर लेता है, तो हमें क्या प्रॉब्लम? लेकिन हमें प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें क्या करना है? मैग्नीशियम रिबन को जलाना है, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर होती है वो मैग्नीशियम रिबन को जलने में रुकावट पैदा करती है, वो एज अ बैरियर वहाँ पे खड़ी हो जाती है। तो हमें उसको जलाने के लिए हमें वो लेयर हटानी होती है, मैग्नीशियम रिबन की लेयर को हटाने के लिए हम उसे क्लीन करते हैं। ये दो एग्जाम्पल आपको गिवन थे केमिकल रिएक्शंस में। दोनों मैंने आपको समझा दिए हैं। इस दूसरे वाले प्रोसेस का जो केमिकल इक्वेशन बनती है वो भी मैं आपको बता दूँ। Mg जब O2 के साथ रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है MgO, वो फॉर्म करता है MgO। अब दोनों ही जो प्रोसेस मैंने आपको इक्वेशन जो मैंने आपको बताई, वो दोनों ही अनबैलेंस थी, स्केलेटल इक्वेशंस थी। अब वो आगे पढ़ोगे आप कि उसको बैलेंस कैसे करना होता है, तो मैं बैलेंस करना भी आगे सिखाऊंगी। अभी मैंने विदाउट बैलेंसिंग इसे लिखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे O2, यहाँ पे O जो है वो 2 मॉलिक्यूल है, बट इस साइड O के एक ही मॉलिक्यूल है, तो हमें बैलेंस करना है। पिछली इक्वेशन में भी कुछ इस प्रकार था, तो हमें इन दोनों को बैलेंस करना था, बट हम आगे जाके सीखेंगे कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं, फिर आप इसे बैलेंस करिएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस को फर्दर दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो आप देख सकते हैं, पहला है हमारा आप देख सकते हैं कि पहला जो है हमारा वो है रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग, और जो दूसरा है वो है इफेक्ट्स के अकॉर्डिंग। गाइस, पहले हम रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि हाउ केमिकल रिएक्शन इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। लेट्स सी। यस, दिस इज़ द क्लासिफिकेशन, या फिर आप कह सकते हो दीज आर द पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। केमिकल रिएक्शन के ये पार्ट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है हमारा बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे हम इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल ऑन बोथ साइड, यानी कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं जब हम किसी भी इक्वेशन को लिखते हैं, यानी कि जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दिया था, A प्लस B को जब हम रिएक्ट करवाते हैं और जब वो C फॉर्म करता है, तो इसमें A में जितने मॉलिक्यूल है, B में जितने मॉलिक्यूल हैं, वो दोनों का सम इक्वल होना चाहिए C के। या फिर आप इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हो, जब A को हम हीट प्रोड्यूस करते हैं तो B और C में टूट जाता है। यानी कि इक्वेशन तो बहुत प्रकार की होती है, ज़रूरी नहीं है कि लेफ्ट
साइड यानी कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो ही हमारे ए और बी हो, हमारी जो प्रोडक्ट है वो भी ए और बी हो सकता है। लेकिन अब अभी आपको ये नहीं पता कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं, तो पहले हम केमिकल इक्वेशन पढ़ लेते हैं। सो केमिकल इक्वेशन होती क्या है? इट इज़ अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन थ्रू अ फॉर्मूला। यानी कि केमिकल रिएक्शन को जब हम एक फार्मूला के रूप में लिखते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होती है वही केमिकल इक्वेशन होती है। यानी कि मैं कह दूँ कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करता है। बट अगर मैं इस चीज़ को Cu+O2 फॉर्म्स Cu हो तो इसमें इस रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग लिखती, तो यानी कि हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं तो उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा फिजिकल स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इज रिटन एज गैस यानी G, लिक्विड एज L एंड सॉलिड एज S, एंड व्हेन सॉल्यूशन इज मेड इन वाटर दैट इज कॉल्ड एक्वस दैट इज AQ। यानी कि जब किसी भी केमिकल रिएक्शन की या फिर किसी भी एलिमेंट के हमें जब केमिकल इक्वेशन में उसकी फॉर्म लिखनी होती है, उसकी स्टेट लिखनी होती है कि उसकी फिजिकल स्टेट कैसी है, तो हम अगर गैस है तो हम G लिखेंगे। यानी कि अगर वो गैस फॉर्म में है तो हम लिखेंगे G, और अगर वो लिक्विड फॉर्म में है, अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो हम लिखेंगे L, तो हम L लिखेंगे। और जब वो सॉलिड फॉर्म में है, जब वो सॉलिड फॉर्म में है तो हम लिखेंगे S। और जब वो सब्सटेंस वाटर में मिला दी जाती है या फिर वाटर के साथ उसका सॉल्यूशन बना दिया जाता है तो वो लिखी जाएगी एक्वस, वो लिखी जाएगी एक्वस। यानी कि उसकी कैसी फॉर्म है? एक्वस फॉर्म है। और एक्वस को हम लिखेंगे AQ से, एक्वस को हम लिखेंगे AQ से। सो आगे बढ़ते हैं, हमारा है नेक्स्ट राइटिंग केमिकल इक्वेशन, यानी कि केमिकल इक्वेशन लिखी कैसे जाती है। तो देखिए केमिकल इक्वेशन जब हम जनरली लिखते हैं तो उसको किस प्रकार लिखते हैं? हम लिखते हैं रिएक्टेंट्स, फिर एरो के ऊपर हम लगाते हैं कंडीशन और फिर प्रोडक्ट्स। यानी कि जब मैंने आपको बताया कि A+B फॉर्म करता है, सॉरी मेरे राइटिंग के लिए तो अच्छे से लिख देती हूँ एक बार, जब A B के साथ रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है C। ठीक है, तो ये मैंने आपको जनरल फॉर्म दे दी है केमिकल इक्वेशन की। तो देखिए यहाँ पे जो A है, यहाँ पे जो A और B हैं ये हो गए हमारे रिएक्टेंट, यानी कि वो सब्सटेंस जो कि रिएक्ट करती है, मीन्स दीज आर रिएक्टेंट्स। और ये जब रिएक्ट करके जो चीज़ फॉर्म करते हैं यानी कि C जो इन्होंने फॉर्म किया वो हमारा कहलाता है प्रोडक्ट, दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट। यानी कि C यहाँ पे एक प्रोडक्ट है। ठीक है, अब देखिए बीच में मैंने एरो लगाया है, ये शो कर रहा है इनका रिएक्शन। अब रिएक्शन के थ्रू क्या किया जा रहा है? हीट दी जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है, लाइट दी जा रही है, जो भी चीज़ दी जा रही है, जिस भी प्रेजेंस में ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो हम उस कंडीशन को लिखेंगे एरो के ऊपर या फिर एरो के नीचे। जैसे कि यहाँ पे आपको शो किया गया है कि एरो के ऊपर या नीचे हम कंडीशंस लिखते हैं। हीट के लिए ट्रायंगल का साइन यूज़ किया जाता है, हीट के लिए ट्रायंगल का साइन यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दे रखा है, देख सकते हो आप। हीट के साइन के लिए ट्रायंगल का हीट के लिए ट्रायंगल का साइन यूज़ किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लिखते हैं हमारी केमिकल इक्वेशन। तो अब यहाँ पे एक नाम दिया गया है स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन क्या होता है? जब मैं जनरली केमिकल इक्वेशन को लिखूंगी तब उस टाइम पे वो अनबैलेंस रहेगी, यानी कि रिएक्टेंट के जो एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे वो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल नहीं होंगे। हाँ, कुछ इक्वेशंस में ऑलरेडी होते हैं बट काफ़ी इक्वेशंस में नहीं होते, हमें बैलेंस करना होता है उसे। यानी कि जितने एटम्स रिएक्टेंट में पाए जाते हैं उतने प्रोडक्ट में नहीं मिलते, हमें इक्वल करने पड़ते हैं। तो अगर हम नहीं करते, उसको करने से पहले जो इक्वेशन हमारे सामने होती है, मतलब Cu, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था Cu+O2, Cu+O2 जब फॉर्म करता है CuO, तो ये कैसी इक्वेशन है? दिस इज अ स्केलेटल इक्वेशन, क्योंकि बैलेंस नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो कि O के 2 मॉलिक्यूल है लेकिन इस साइड O का एक ही मॉलिक्यूल है, मीन्स यहाँ पे ये बैलेंस्ड नहीं है। सो दिस इज अ स्केलेटल इक्वेशन। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट है हमारा बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। तो देखिए केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं, सो लेट्स सी दैट। यस, सो हेयर इज़ द बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, यानी कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊंगी। तो पहले ये बता देती हूँ कि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन होता क्या है। सो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन यानी कि नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल ऑन बोथ द साइड्स, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड जो नंबर ऑफ एटम्स हैं किसी भी एलिमेंट के, वो दोनों साइड इक्वल होने चाहिए। अब क्यों इक्वल होने चाहिए? क्योंकि हमें फॉलो करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जब किसी भी सब्सटेंस को हम कन्वर्ट करते
जाते हैं दूसरे सब्सटेंस में तो उसके जो एलिमेंट्स होंगे, उसका जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो दोनों साइड इक्वल होने चाहिए। रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। ये चीज़ हमें फॉलो करनी होती है। यहाँ पे जैसे कि आपको दे रखा है मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये चीज़ अब मैं आपको समझाऊंगी इस वाले एग्जांपल के साथ। सो लेट्स सी। सो देखिए यहाँ पे PbNO3 का ट्वाइस को हीट दी जाती है और फिर ये चीज़ फॉर्म होती है। तो आप देखते हैं कि इसको बैलेंस कैसे किया जाएगा। सो गाइज हेयर यू कैन सी कि पीपी जो एलिमेंट है उसके 2 एटम्स यहाँ पे दिए गए। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं, एटम मॉलिक्यूल जो भी आप बोलते हो। तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यानी कि ये 2 दिए गए हैं। तो अब इस साइड हमने रिएक्टेंट पे देख लिया कि Pb इज इक्वल्स टू 2, यानी कि Pb के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो है 2। Pb के मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 2। अब हम देखते हैं कि रिएक्टेंट में उसके प्रोडक्ट में उसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं। सो हमारे पास टाइम कम है, जल्दी से ऐसे समझते हैं। सो इसको हीट दी जाती है और प्रोडक्ट में आप देख सकते हो उसके 2 ही मॉलिक्यूल है। सो दिस इज बैलेंस्ड। अब देखते हैं नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन के यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर 3 नहीं है, ये 3 केवल ऑक्सीजन के ऊपर है। नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 2। तो इस साइड नाइट्रोजन 2 हैं, लेकिन इस साइड आप देख रहे हो नाइट्रोजन, अगर हम इस 4 को हटा देते हैं, 4 बाद में लगाया गया है, इस 4 को हटाते हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? 1 ही है। तो इस नाइट्रोजन को भी बैलेंस करना है हमें। फिर देखते हैं हम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल है, प्लस में बाहर 2 और लगा दिया, मीन्स 3 × 2 6 हो गया। 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के हैं रिएक्टेंट में। अब देखते हैं कि प्रोडक्ट में उसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं। सो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल हैं वो देख सकते हो आप, एक यहाँ हो गया 1, फिर हमने यहाँ 2 लगाया हुआ था तो यहाँ पे 2 हो गए, फिर 2 यहाँ पे हो गए यानी कि 4, और 2 यहाँ पे हो गए यानी कि 6। सो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो बैलेंस नहीं है। तो नाइट्रोजन के लिए हम यहाँ पे लगा देंगे 4। सो नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ओके, अब सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बैलेंस हो गए, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने 2 लगाया, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने 2 लगाया हुआ था। जस्ट अ मिनट। यस, तो देखिए यहाँ पे 2 लगा दिया गया तो फॉर्मूला क्या गया, यानी कि ये पूरा जो फॉर्मूला है वो 2 बन गया। यहाँ पे Pb भी 2 बना और N भी 2 बना और ऑक्सीजन भी 2 बन गया। तो यहाँ पे N भी 2 बन गया, तो इस साइड N जो है वो 4 बन गया। ठीक है, तो इस साइड 2 था और इस साइड ये 2 हो गया, तो इस साइड भी N 4 हो गया और इस साइड भी N 4 हो गया। सो अब आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा ऑक्सीजन का। यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए 6 × 2, क्योंकि यहाँ पे 6 था, फिर हमने 2 लगाया तो ये 6 भी 2 से मल्टीप्लाई हो गए, यानी कि इस साइड हो गए हमारे 12 मॉलिक्यूल्स, एटम जो भी आप कहते हो ऑक्सीजन के। अब इस साइड 12 करने हैं, तो इस साइड देखिए ऑक्सीजन के 12 मॉलिक्यूल्स कैसे करेंगे। सो O यहाँ पे देख सकते हो 2 था, तो 2 फिर हमने 4 लगा दिया, क्योंकि हमें नाइट्रोजन को बैलेंस करना था। 4 लगाने से जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हुए वो गए 2 × 4, 2 × 4 यहाँ पे कितने हो गए? 8। फिर ये 9 और 10 और फिर 2 इधर था, मतलब 11 और 12, यानी कि ऑक्सीजन जो था वो भी बैलेंस हो गया। तो ये था हमारा बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो गाइज आज के लिए हमने कितना पढ़ा? आज के लिए हमने पढ़ा रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग जो क्लासीफाई किया जाता है केमिकल रिएक्शन को, वो हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। कल हम पढ़ेंगे इसके इफ़ेक्ट्स के अकॉर्डिंग और फिर हम पढ़ेंगे इसके फर्दर मोर पार्ट। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरी वीडियो पूरी देखी है सो थैंक यू सो मच। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।